नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जय श्री राम, बयान पर संग्राम। जंग चाहे बॉर्डर पर हो या सियासत के मैदान पर, जंग का सबसे अहम नियम होता है कि अपने विरोधियों की कमजोर जगह पर वार किया जाए। लेकिन शायद कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक इस नियम को समझ ही नहीं पाए, इसलिए वो बीजेपी को उस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते हैं जहां वो काफी मजबूत है, और वो मुद्दा है धर्म का। दरअसल राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में बड़ी गलती कर गए। उन्होंने कहा कि मोदी चाहते हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या जय श्री राम बोलने से राहुल गांधी को दिक्कत है, क्यों वो सनातन का अपमान करते हैं। तो क्या अब यह समझा जाए कि राहुल से फिर चूक हो गई है? अगर हाँ, तो चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को कितना भुगतना पड़ेगा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी का विवादित बयान पर शुरू हुआ घमासान। 24 के रण में बयानों के बाढ़ खूब चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान रूपी बाढ़ कांग्रेस को ही भेद गया। शाहजहांपुर में पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में उन्होंने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल उन्होंने कहा कि मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। अब उनके इस बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। जय श्री राम बोलने से राहुल गांधी और कांग्रेस को क्या दिक्कत है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब वो बयान भी सुन लीजिए जो उन्होंने अपनी न्याय यात्रा के दौरान दिया। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। इधर बीजेपी ने इस बयान को लपकने में देरी नहीं की। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। वो उज्जैन आए हैं तो महाकाल से प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि दे। सीएम ने तो ये तक कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उनकी पार्टी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई। चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा। लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले। मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहे, तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं। राहुल की कोशिश तो श्री राम के सहारे बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने की थी, लेकिन अब ये दांव उन पर और कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। और बीजेपी को भी बैठे बिठाए राम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है, जिसे वो बुनाने में भी जुट गई है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पहले से ही राम के मसले पर बैकफुट पर है, लेकिन राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस के आने वाले चुनाव में और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय सिंह यादव, बीजेपी नेता हैं, राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते राम विरोधी हो गई है? क्या राहुल गांधी को जय श्री राम बोलने से दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है जय सिया राम और न जय श्री राम बोलने से। वो तो जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलते हैं, तो दिक्कत की कहीं बात ही नहीं है। परंतु जब वो न्याय यात्रा पर निकले हैं, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और सभी जो आज इन वर्गों को अछूते रह गए हैं, उनको न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश की जो सरकार है, केंद्र और प्रदेश की, वो भ्रमित करके जनता को मुद्दों से भ्रमित करके भटका रही है। वो बात ही नहीं करती है मुद्दों पर,
ना महंगाई पर, ना बेरोजगारी पर, ना किसानों की परेशानी पर। तो ये सब चीजों को जब ध्यान में लाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है राहुल जी ने, तो क्यों तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ थोड़ी नहीं हो रही ना राजकुमार जी। वो कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि युवा मोबाइल देखते रहें दिन भर, जय श्री राम बोलते रहें और भूखे मर जाएं। तो आपको लगता है देश में ऐसी परिस्थिति है कि भूखे मर रहे हैं लोग और जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति है? मेरा सवाल ये है। हमारे यहाँ तो सनातन में आप देखते हैं कि बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पर रखते हैं कि दिन भर आदमी बोलता रहे, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, इस तरह के नाम रखते हैं ना विष्णु, ताकि मरते दम भी आदमी वही नाम बोले। तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? यदि देश के युवा जय श्री राम बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? जब पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो ये भटकाया जा रहा है ध्यान। इसमें दिक्कत जय श्री राम बोलने से बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे भी तो कह सकते थे ना कि जय श्री राम बोलिए लेकिन रोजगार पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि आपको जय श्री राम में लगा दिया है मोदी जी ने, तो भटका दिया ना, ध्यान भटका दिया ब्रजेश जी उन्होंने। आज देखिए, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात आई, तो 6 मार्च को जब डेट आ रही थी, तो अचानक एसबीआई को याद आया कि नहीं, हमको 30 जून चाहिए। आपको प्रिंट निकालने में क्या दिक्कत है? ये एक छोटी सी बात है। और भूखे की बात जब आप कर रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को जब अनाज दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ी परेशानी है कि जब आप मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, तो इससे भी एक परेशानी हो रही है ना। भूखे नहीं मरने दे रहे ना, आप कह रहे हैं भूखे मरने को छोड़ दिया। 5 किलो अनाज में कहां महीने भर लोगों का पेट भरा पा रहा है? अच्छा, भूखा कौन मर रहा है देश में? आप बताओ, आपके पास इतने समय से राजनीति में सक्रिय हो, आपके क्षेत्र में कोई खबर आई कि भूखा मर गया कोई? बिल्कुल, आज परेशान है लोग। जब उनको परेशान अलग होना बात है ना, भूखा मरना अलग बात है राजकुमार जी। बहुत मौतें भी हुई है। आप देख लीजिए कि पिछले 10 सालों में कितनी मौतें हुई है किसानों की, युवाओं की, बेरोजगार परिवारों में कितनों ने ये आत्महत्याएं की है। ये सब चीजें अपन जब निचोड़ निकालेंगे, तो जय श्री राम बोलना बंद कर देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो बोले। हम तो कह रहे हैं जय सिया राम भी बोले, तो वही तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी को क्या आपत्ति है जय श्री राम बोले आदमी? लेकिन राहुल जी कह रहे हैं उसके साथ बातें भी तो सुने कि नौजवान बेरोजगारों की जब बात आती है, किसानों की बात आती, महिला अत्याचार पे बात करते हैं, जब मुद्दों पर बात करते हैं, तो वहां ध्यान भटकाया जाता है। ठीक है अजय जी, ध्यान भटकाने के लिए आप जय श्री राम बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि देश का युवा मोबाइल पर लगा रहे, जय श्री राम बोलता रहे, ताकि अन्य मुद्दों पर उसका ध्यान ना जाए, ना वो आपसे बेरोजगारी पर सवाल कर पाए, ना महंगाई पे, ना अन्य समस्याओं पर। देखिए ब्रजेश जी, असल मामले में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को ये पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं और देश की जनता क्या चाहती है। इसलिए इस तरह के भटकाव के रास्ते पे चलते चलते आखिरी में वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भगवान राम के खिलाफ इस तरह के विवादित बयान लगातार देते हैं। लेकिन देश की जनता को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। जो पार्टी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर सकती है, प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा सकती है, जबकि देश के करोड़ों राम भक्त इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें दर्शन का मौका मिले, तो ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के नेता से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। देश में आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की टूट और विघटन हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनका ये गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया जिम्मेदार है। आज जब कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जाते हैं और राहुल गांधी जी का भगवान राम के विरोध में ऐसा रवैया लेके जाते हैं, तो जनता नेताओं से कहती है कि ऐसी पार्टी को छोड़ के निकलो। जिस पार्टी के नेता भगवान राम के नहीं, वो किसी के नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी जी इसी तरह की राजनीति को करते हैं और जब कांग्रेस के नेताओं से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हमने आमंत्रण ठुकराया। लेकिन कांग्रेस के नेता जवाब नहीं देते हैं कि जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस के नेताओं के बंगलों पर,
बड़े बड़े रोजा इफ्तारी की दावतें होती थी, बड़े बड़े ईदगाहों पे आयोजन होते थे। तो उस समय कांग्रेस ने नहीं सोचा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है। अगर विकास के मुद्दों की बात कांग्रेस के नेता करना चाहते हैं तो उन मुद्दों की चर्चा करते हैं, लेकिन उन पे तो कांग्रेस भाग जाती है, क्योंकि देश का सर्वांगीण विकास सबके सामने। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया तो मोदी जी ने बनाया। देश में अकेले 10 सालों में 50 करोड़ जनधन खाते बने, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिले, राशन मिला, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, और जिस तरह का सर्वांगीण विकास हुआ, अकेले 25 तो एम्स देश में बने, IIM दुगने बने, IIT दुगनी बनी। तो इस तरह का डेवलपमेंट जो है, इस पर कांग्रेस पार्टी कभी चर्चा नहीं कर सकती है, क्योंकि 60 सालों पे अकेले 10 साल भारी पड़ते हैं। इसलिए केवल और केवल भ्रमित करने की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है, जनता को विकास भी चाहिए, लेकिन भगवान राम के प्रति जो आस्था और विश्वास है, उस पर जो ठेस पहुंचाएंगे, ऐसे लोगों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है राजकुमार जी, 60 साल पे 10 साल भारी पड़ रहे हैं विकास के मामले में? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है ब्रजेश जी। 60 साल में जो नींव रखी गई थी, उसका 10 साल की सरकार भूमि पूजन के बाद फीता काटने के काम कर रही है, कि फीता काट रही है। तो आपने भूमि पूजन किया था, बिल्डिंग बनाई थी, या फीता काटना रह गया? BSNL, MTNL जितने सरकारी संस्थानों का निर्माण किया था कांग्रेस की सरकारों ने, आज ये सबका निजीकरण कर रहे हैं, उसको लगातार प्राइवेटीकरण करके उससे रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। चलिए जवाब दूंगा मैं अजय जी से, फीता काटने का काम कर रहे हैं सिर्फ वो। लेकिन पहले रमेश जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। रमेश जी, क्या 2019 में राहुल गांधी ने जो गलती की थी, चौकीदार चोर है, वैसी गलती 2023 में ऐसा लग रहा है आपको 24 में कि राहुल गांधी ने और विपक्ष ने कर दी? राहुल गांधी जय श्री राम पर बोल गए और विपक्ष कह रहा है मोदी का परिवार कहां है, कौन है मोदी का परिवार? क्या वही गलती कर गए? निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर के और राम जी के नाम को लेकर के ये जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, वो उसको कहीं ना कहीं उससे उनको नुकसान होगा। अगर बाय द वे किसी कारण से वो इसमें सहभागी नहीं बनना चाहते तो इनको उस पर चुप रहना चाहिए। उसका ये कारण ये है, इसको कोई इनकार नहीं करेगा कि राम लोगों की आत्मा में बसते हैं, और पिछले करीब 1000 वर्षों में लाखों लोगों ने केवल इसलिए अपना बलिदान दे दिया था कि उन पर बलपूर्वक ये कहा गया था कि आप राम का नाम ना बोलिए। अभी आजकल में ही भाई मणि सिंह की शहादत का दिन निकल गया। मुगल काल में आप कल्पना कर सकते हैं, उनका एक एक अंग काटा था। आजकल की तिथि है उनकी, एक एक अंग काटा गया था। अभी 8 तारीख आ रही है जिसमें रानी कर्मनावती का जोहर है उसमें, तो ये 8 मार्च को। तो कुल मिलाकर के स्वत्व के लिए, संस्कृति के लिए, राम के लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिए। तो अगर आप उसके समर्थन में नहीं है तो उसमें आपको उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, आपको कोई दूसरी बात कर देनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप है, राम के रूप में वाकई मेरी दृष्टि में तो कांग्रेस गलती कर रही है, क्योंकि आप देख लीजिए राम, इसमें कोई शक नहीं कि राम राज्य की कल्पना पहली गांधी जी ने दी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे हटी है, इसी कारण पूरे देश में उनको नुकसान होना शुरू हुआ है। जहां जिसको ताकतवर बनना था वहां उसको ताकतवर बने हैं। ठीक उसी प्रकार वो जो चौकीदार चोर का नारा था, भाजपा में भी आजकल अब कुछ लोग रणनीति ऐसी बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चोर चौकीदारों को आगे किया, अब उन्होंने परिवार का कहा तो उन्होंने परिवार का आगे किया। तो ये पॉलिटिकल रणनीति भाजपा की कांग्रेस पर निश्चित रूप से इस मामले में भारी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के इसमें देखा जरूर जाना चाहिए, राष्ट्र संस्कृति के मामले में राजनीति से ऊपर होना चाहिए। दूसरी एक और बात है, ये कांग्रेस की रणनीति है, एक सिद्धांत है कि अगर व्यक्ति को आपको सिद्धांत से दूर करना हो तो आपको स्वार्थ की बात करना होगी। तो स्वाभाविक रूप से धर्म और संस्कृति व्यक्ति के सिद्धांत की बात होती है, उसमें फिर ये बेरोजगारी की बात करना, तो कुल मिलाकर के ये स्वार्थ की तरफ, ताकि वहां से हट करके बेरोजगारी की तरफ ध्यान आए, ये उनकी राजनीतिक रणनीति है। अब देखना यह है कि आगे चल करके समाज किसको प्राथमिकता देता है और किस बात पर ज्यादा उसमें ध्यान देता है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं बेरोजगारी को लेकर के मैंने हमेशा टीवी चैनल पर एक बात कही है। एक बात तो ये बात है कि इस समय देश में कोई भूखों नहीं मर रहा। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति जाता है। किसान सम्मान निधि जा रही है, नारी सम्मान निधि जा रही है,
भूखों मरने की तो स्थिति खत्म हो गई, झुग्गियों में आजकल कारें हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के सड़कों पे चलने को जगह नहीं बची। लेकिन बेरोजगारी पर मेरा एक दूसरा मानना यह है कि इस विषय को राजनीति से अलग हट करके समाज और सरकार दोनों को काम करना चाहिए। बेरोजगारी की सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो कि भाजपा भी हो, बेरोजगारी का मुद्दा सरकार से अलग होना चाहिए। आप ब्रजेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हो सकता है एक आध बार और पूछा होगा, उपाध्याय जी से भी पूछता हूं, चींटी से लेकर हाथी तक कितने प्राणी हैं संसार में? मनुष्य से करोड़ों अरबों गुना है। आप जहां रहते होंगे कितनी चींटियां होंगी, कितनी मक्खी होंगे, कितने मच्छर होंगे, समंदर में कितने जीव हैं। सारे के सारे लोग अपनी रोटी रोजगार की व्यवस्था कर लेते हैं, सारे प्राणी जोड़ा बना लेते हैं, सब प्राणी संतान उत्पन्न करके उनको खाने कमाने लायक बनाते हैं, सारे प्राणी सुरक्षित अपना घर ढूंढ लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको रोजगार के लिए, खाने के लिए किसी भी सरकार पर आश्रित होना पड़े, वो कांग्रेस की हो कि भाजपा की, उससे कोई मतलब नहीं। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जो नारा दिया है नरेंद्र मोदी ने, यह जो नारा गांधी जी का नारा था, जो दीनदयाल उपाध्याय का नारा था, आत्मनिर्भर व्यक्ति, देश आत्मनिर्भर तब होगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। तो ये जो आधारभूत सब प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, निद्रा की है, आहार की है, जोड़े बनाने की है, इस पर आपको किसी पर आश्रित नहीं होना, स्वयं की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये राजनीतिक दलों को सरकार से और दलीय सीमा से ऊपर उठ करके समाज को सक्षम बनाना चाहिए इस पर। और सरकार मददगार हो सकती है उसमें, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती राजकुमार जी, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन आप लोग जनता की नब्ज नहीं समझते। जब पूरा देश सनातन में डूबा हुआ है, राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी और आप उससे विमुख हो गए, अब जय श्री राम पर बोल रहे हैं, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ता है। तो मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? मुद्दों पर ही तो बात की जा रही है ब्रजेश जी। जब मुद्दों पे बात हो रही है, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रोजगार के लिए, महिला अत्याचारों के लिए, किसानों के लिए, इन सभी बातों के लिए मुद्दों पर बात होती है। राजकुमार जी, मुद्दों पर बात करते तो जनता आपसे जुड़ रही होती, वो आपको समर्थन देती, आप पे भरोसा करती। जनता समर्थन दे रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लाखों लोग भी जुड़ रहे हैं। वोट नहीं दे रहे वो लाखों, पार्टी में से संगठन के लोग जुड़ रहे हैं, उसमें आम आदमी भी जुड़ रहा है। और जैसा कि अभी रमेश जी ने कहा कि झुग्गियों में भी कार है, तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि देश में आज आप अन्न योजना चला रहे हैं, राशन योजना में जो दे रहे हैं, आप देखिए उन बिंदुओं पर देखिए तो कि किसको दे रहे हैं, लाभ कौन उठा रहा है। वास्तविक लोग आज भी पन्नी बीन रहे हैं, वास्तविक लोग सफाई में लगे हुए हैं, कचरा बीन रहे हैं। आप वास्तविक लोगों का आज भी आकलन सरकारें नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जमीन तो पर झुग्गी की बात कर रहे हैं, वो लोग भी झुग्गी में ही रहते हैं, लेकिन स्वरोजगार से लगे हुए हैं ना, वो मिल रहा है, भूखों तो नहीं मर रहा ना कोई, संपन्न हो गए। तो क्या आपका मतलब है कि वो जो काम करते हैं, चाहे गंदगी उठाने का, चाहे पन्नी बीनने का, वो करना बंद कर दें, तब आप मानोगे संपन्न है? कार उनके पास भी है। जिस व्यक्ति को जो कार्य है वह करेगा ही, लेकिन अच्छा राजकुमार जी, आपको ही पता होगा कि देश में ऐसे कई भिखारी हैं जिनकी स्टोरी भी आपने देखी होगी, जो करोड़पति हैं लेकिन भीख मांगते हैं। बिल्कुल, तो फिर बहुत लोग हैं, पर उनका आकलन भी तो हमको सरकार को करना चाहिए कि हम जब ये संपन्न है तो हम दूसरा जो है हमारे पीछे रह गया साथी, उस परिवार को हमको उठाना है, उसको स्वरोजगार में लगाना है। आज इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, कितनी इन्वेस्टर समिट शिवराज जी ने करी थी, कितने उद्योग धंधे आए? बिल्कुल नहीं आए। अब मोहन जी ने भी अभी करी है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, कितनी योजनाएं पुराने लोगों की पुरानी मशीनों पर ही बात हो रही है। आप नए उद्योग धंधे क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्यों मध्य प्रदेश में विकास आप जो कह रहे हैं कि जो करोड़ों का निवेश हुआ, भूमि पूजन किया है उन्होंने, बाकायदा जिनको जमीन आवंटित कर दी, वो सब फर्जी है? मतलब उसका भाई भूमि पूजन हुआ इस बार इन्वेस्टर मीट में। मैं बता रहा हूं आपको ब्रजेश जी कि उद्योग विभाग की कई जमीनों पे मत परिवर्तन हो चुका है। जिन उपयोग के लिए भूमि दी गई थी वो आज वो उपयोग कर ही नहीं रहा है उस हिसाब का। नहीं कर रहा तो शर्त है ना, वापस ले लेंगे वो जमीन, वापस ले रही है सरकार। कहाँ लिया आज तक? अरे कई लोगों की जमीन ले ली। राजकुमार जी, लगता है आपने तैयारी नहीं की है उसमें। मैं खुद इन्वेस्टर मीट में गया था, इस बार भूमि पूजन कराया है, 2 दिन उज्जैन में रहा मैं, 1.5 दिन, इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने आप उद्योग धंधे को उठा लीजिए, जिन्होंने कई मद परिवर्तन कर लिए हैं।
बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बंद हो गई है, लेकिन वो आज भी कागजों में चल रही ठीक है। है, सिर्फ कागजों में कई आपके यहाँ काम योजनाएं- चल रहा है अजय जी, इंडस्ट्री भी कागजों में चल रही, जमीन पर नहीं उतर रही है। उसी तरह जो वो कह रहे थे कि सिर्फ फीता काट रहे हैं आप, काम तो उन्होंने किए, मकान बना के दे दिया, फैक्ट्री बना के दे दी, संस्थान खड़ा करके दे दिया, आप निजीकरण कर रहे हैं और फीता काट रहे हैं, दो काम कर रहे हैं आप बस। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी इस समय अप्रासंगिक हो गई है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस तरह के बयान इस बात की पुष्टि करती है। जिस तरह से देश में तरक्की हो रही है और जनता को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन यापन सभी तरह के परिवर्तन महसूस हो रहे हैं, उसके लिए देश की 140 करोड़ जनता गवाह है। अगर एक एक सेक्टर की बात करें, आप उद्योग धंधों की बात करते हैं, देश में 2014 तक 350 स्टार्टअप होते थे, आज देश में लाखों की तादाद में स्टार्टअप काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर। आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उज्जैन में इन्वेस्टर मीट में 1 लाख करोड़ की करार हुए, 26,000 लोगों को रोजगार मिलना सुनिश्चित हुए। आज भी मुख्यमंत्री जी ने रोजगार 8,500 लोगों को रोजगार पत्र बांटे। तो ये सब कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है। आप कहते हैं हमने आधार रखा तो मोदी जी ने काम किया, ये भी गलत है। मोदी जी की सरकार वो सरकार है जिसने काम इतनी त्वरित गति से किया कि देश में काम के मायने बदल गए। नहीं तो बड़े बड़े कामों के भूमि पूजन होते थे और कई सालों बाद अमली जामा पहनता था। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो देश में अगर राम मंदिर का सपना पूरा हुआ तो केवल 3 साल के अंदर मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने पूरा किया। अगर देश में पार्लियामेंट की बात करें तो 3 साल में बना। अटल टनल जो दुनिया के सबसे बड़े पुलों में से एक है, 20 किलोमीटर का समुद्र में 20,000 करोड़ की लागत केवल 4 साल में बना के अगर चालू हो पाया तो ये मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। इन सब उपलब्धियों का कांग्रेस पार्टी इसलिए बराबर नहीं कर सकती कि राहुल गांधी वो नेता जो अपने परिवार की 5 दशकों की सीट अमेठी में चुनाव हारने के बाद कभी लौट के नहीं गए, वहाँ कार्यकर्ता और जनता के साथ मिलना मुनासिब नहीं समझा। ठीक वो देश तो राजकुमार जी, ये तो आपका ही फेल्यूर हुआ ना कि 60 साल से आप एक भवन बना रहे थे, कोई निर्माण कार्य कर रहे थे, भूमि पूजन कर रहे थे, बना रहे थे, लेकिन फीता नहीं काट पाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 साल में त्वरित गति से काम हुआ, 4 साल में काम पूरे हुए। देखिए रेल, आप तो रेल पर ही ले लीजिए, रेलों का निजीकरण कर दिया गया है। आज ये हाल है प्लेटफार्मों पे, प्लेटफार्म के टिकट की देख लीजिए, 60 साल वाले वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति देख लीजिए। आप जनरल और स्लीपर डिब्बे कम कर दिए गए हैं। तो ये आर्थिक बोझ भारी तरीके से आम जनता पे पड़ रहा है। 3 गुना केवल 10 साल के अंदर 3 गुना आम जनता पे पड़ रहा है। भारत जैसी एनटीपीसी किसने लाए, बीएसएनएल की स्थिति कैसे कर दी, आज बीएसएनएल की क्या स्थिति हो रही है। उसके बाद सरकारी संपत्तियों को लगातार बेचा जा रहा है सरकार द्वारा 15-15 दिन में 15-15 करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है। दूसरी चीज छोड़िए, कोरोना काल की वैक्सीन के समय बड़े विज्ञापन आते थे कि मुफ्त वैक्सीन, लेकिन अभी आप पता कर लीजिए कि कोरोना की वैक्सीन चलिए ठीक है राजकुमार जी, समय नहीं, प्लीज रमेश जी एक फाइनल कमेंट, क्या जो मुद्दा उठाया है जय श्री राम बोलने का या मोदी परिवार का, इसका आपको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? मोदी परिवार पर कितना नुकसान फायदा होगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन राम के मुद्दे पर जरूर कांग्रेस को संभावना है नुकसान होने की। परिवार तो ठीक है कि उन्होंने उसका जवाब देंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका जवाब देंगे और भाजपा के कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंस आएगा, तो परिवार पर तो नहीं कह सकता। लेकिन जय श्री राम बोलने पर जो उन्होंने आपत्ति की है और जिस तरीके से भाजपा ने हमला बोला है, इससे जरूर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत क्षति तो होगी या भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। जी चलिए, बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय श्री राम बोलने पर जिस तरह से राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है, निश्चित तौर पर उससे भविष्य में यानी लोकसभा चुनाव में उसे नुकसान हो सकता है। और क्योंकि बीजेपी जिस तरह रणनीति के तहत काम करती है वो हमलावर है और कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। वो कह रही मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जय श्री राम की को बोलने पर जो आपत्ति की है राहुल गांधी ने, क्या वह वैसी ही आपत्ति है जिस तरह से चौकीदार चोर है उन पर भारी पड़ी थी? एक मुद्दा ये उठाया, दूसरा मुद्दा लालू यादव ने परिवार पर उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लेकिन दोनों ही मामले में लगता है विपक्ष फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इसका कितना असर होगा उसके लिए इंतजार करना होगा।
बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।